गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हमने चैप्टर 4 तक सारी एक्सरसाइज और सब कुछ कंप्लीट कर लिया था। आज सीखेंगे चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 का नाम है स्वराज्य की नींव। स्वराज्य मतलब अपना राज्य, स्वराज्य की नींव मतलब उसका पाया। बराबर। तो देखते हैं, विष्णु प्रभाकर उसके लेखक है। कौन है? विष्णु प्रभाकर। विष्णु प्रभाकर का जन्म मुजफ्फरपुर जिले के मीरनपुर गांव में हुआ था। इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव में और उच्च शिक्षा हिसार में प्राप्त की थी। कई वर्षों तक पंजाब सरकार की सेवा करने के बाद सन 1974 से ये दिल्ली आ गए और तब से दिल्ली रहकर पूर्ण समय के लिए साहित्य सेवा में लगे थे। मतलब कि अपना जो लेखन कार्य है साहित्य में, वहीं में लगे हुए थे। अपने कहानी, उपन्यास, जीवनी, नाटक, एकांकी, स्वस्मरण, रेखाचित्र आदि विद्याओं में पर्याप्त मात्रा में लिखा है। मतलब कि साहित्य की जो शिव है, कहानी है, उपन्यास है, जीवनी है, एकांकी, इस सब के बारे में आपने लिखा है। आपकी प्रमुख रचना तो कि ढलती रात, स्वप्नमय उपन्यास, संघर्ष के बाद ये कहानी है, नवप्रभात और डॉक्टर नाटक है, प्रकाश और परछाया, बाहर एकांकी और अशोक एकांकी संग्रह है, जाने अनजाने स्मरण रेखाचित्र था और आवारा मसीहा था वो शरद चंद्र की जीवनी पे आधारित थी। अब विष्णु प्रभाकर की रचना में प्रारंभ से ही स्वदेश प्रेम और राष्ट्रीय चेतना और समाज सुधार का स्वरूप प्रमुख रहा है। मतलब कि अपने राष्ट्र के लिए, अपने स्वदेश के लिए क्या क्या समाज सुधारणा करनी पड़ती है, उसका वहाँ पे सबसे ज़्यादा ध्यान जाता था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद आपने आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र में नाटक निर्देशक के पद पर काम किया है। जो आकाशवाणी आती है रेडियो में, उसमें भी उसने काम किया हुआ था। बाद में स्वतंत्र लेखन को अपनी जीविका का साधन बना लिया। बाद में उसने स्वतंत्र लिखना शुरू किया। आपका समस्त साहित्य मानवीय अनुभूतियों से जुड़ा हुआ है। जो जो अनुभव हुए हैं उसके साथ जुड़ा हुआ है। आपकी रचनाओं में रोचकता और संवेदनशीलता सर्वत्र व्यापक है तथा भाषा सहज और सरल है, मतलब समझ में आ जाती है। अब ये एकांकी है, जो स्वराज्य की नींव है, वो पाठ है, उसका साहित्य प्रकार है एकांकी। स्वराज्य की नींव में प्रथम स्वतंत्र संग्राम 1857 में लक्ष्मीबाई के त्याग और संघर्ष का वर्णन किया गया है। इस पाठ में, इस एकांकी है, उसमें रानी लक्ष्मीबाई ने जो अपना त्याग किया था, जो संघर्ष किया था हमारे लिए, उसकी बात की गई है। स्वराज की नींव रखने में स्त्रियों का भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अभी हमेशा हमने सुना है कि पुरुष वर्ग होते हैं वहीं स्वतंत्रता की लड़ाई में जुड़े हुए थे, लेकिन ऐसा नहीं है। रानी लक्ष्मीबाई ने भी बहुत कुछ किया है। प्रस्तुत एकांकी पात्र स्वराज्य की नींव के पत्थर है, जिनके त्याग, तपस्या और बलिदान के द्वारा भले ही स्वराज्य प्राप्त नहीं हुआ। रानी लक्ष्मीबाई ने हमारे देश को आज़ादी नहीं दी, लेकिन उसकी शुरुआत उसने की थी। लेकिन वे स्वराज्य की नींव का पत्थर बनकर जनमानस के देश प्रेम में नव जागरण की भावना जगाने में सार्थकता समझते हैं। अब ये एकांकी है, मतलब नाटक की तरह है। तो यहाँ पात्र मतलब किन किन लोगों की बात की गई है। तो लक्ष्मीबाई, मुंदर, तात्या टोप, जूही, रघुनाथ राव और सेना नायक। अब देखते हैं, रंगमंच पर युद्ध भूमि का दृश्य अंकित किया जा सकता है। अब आपको पता ही है कि नाटक जो रोल प्ले होता है उसमें पहले मंच होता है। मंच को कैसा दृश्य दिखाया पहले, तो कि रंगमंच युद्ध भूमि का, युद्ध भूमि जहाँ होती है वैसा उसको दृश्य दिखाया गया। कैप कहीं पास ही लगा हुआ था। महारानी लक्ष्मीबाई ने तंबू का एक भाग दिखाई देता था। कैप मतलब कि कैमरा है, वो वहीं कहीं लगा हुआ था और वहाँ से दिख रहा था कि महारानी जो लक्ष्मीबाई का तंबू रहने का जो होता है उसका एक भाग है वो दिखाई देता था। पर्दा उठने पर महारानी लक्ष्मीबाई अपनी सखी जूही के साथ उत्तेजित अवस्था में मंच पर प्रवेश करती है। रानी लक्ष्मीबाई थी, वो अपनी एक सहेली थी जूही नाम की, उसके साथ मंच में प्रवेश करती है। दोनों लाल कुर्ती के सैनिकों के वेशभूषा में, उस दोनों ने लाल कुर्ती और सैनिका का जो पोशाक होता है वो उसने धारण किया हुआ था। अब लक्ष्मीबाई बोलती है कि मेरे देखते देखते क्या से क्या हो गया जूही, देख
मेरे देखते देखते से क्या हो रहा है। झांसी, कालपी, ग्वालियर कहाँ गई, परंतु मंजिल है कि पास आकर भी हर बार डूब चली जाती है। मतलब कि ये सब राज्य के नाम है, झांसी, कालपी, ग्वालियर, तो ये सब मंजिल है। रानी लक्ष्मीबाई वहाँ पहुँचना चाहती थी, लेकिन वो जितना पास आने की कोशिश करती थी उतना ही वो दूर जा रही थी। स्वराज्य को आते हुए देखती हूँ, परंतु दूसरे ही क्षण मार्ग में हिमालय अड़ जाता है। हिमालय मतलब मुश्किलियाँ, परेशानियाँ। जब भी मैं देखती हूँ कि उसके पास आ जा रही हूँ, उसकी समस्या है उसको हल कर रही हूँ, लेकिन फिर से मार्ग में मुश्किलियाँ अनेक आ जाती हैं। उसे पार करती हूँ तो महासागर की डरावनी लहरें थपेड़े मारने लगती है। अब जैसे ही एक मुश्किल को पार करती हूँ तो दूसरी महासागर जैसी बड़ी मुश्किलें आ जाती है। उनसे जुड़ती हूँ तो नाविक सो जाते हैं। जब उससे युद्ध करती हूँ तो जो साथी होते हैं वो मर जाते हैं या तो भाग जाते हैं। देखो जूही, उधर क्षितिज पर देखो, मतलब जहाँ आकाश और धरती एक हो रही है उसको हम क्षितिज बोलते हैं। कैसी लपलपाती हुई लपटें उठ रही है। सारा आकाश घूम घटाओं से छाया हुआ है। प्रलय की भूमिका है, मतलब कि युद्ध होने वाला है, लेकिन राव साहेब है कि रक्तमंडल की छाया में ऐसो आराम से मकसूल है। मतलब कि अपने महाराज का जो रूम होता है उसमें वो ऐसो आराम से जी रहे हैं। आवेश में आते आते शेषा मौन हो जाती है, मतलब बोलना बंद कर देती है। जूही कुछ कहने के लिए मुंह खोलती है कि महारानी फिर बोल उठती है। अब जूही कुछ बोलना चाहती है, लेकिन तब महारानी खुद बोलने लगती है। जूही, जूही, मैंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं उस झांसी नहीं दूंगी। मैंने प्रतिज्ञा ली है कि मैं झांसी किसी को नहीं दूंगी, लेकिन झांसी हाथ से निकल गई। जूही, फिर भी झांसी चली गई सरसाती होकर। नहीं नहीं, झांसी हाथ से नहीं निकली, अभी हमारे पास मौका है। मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी किसी को। अकेली हूँ, लेकिन उससे क्या, मैं अकेली ही झांसी लेकर रहूँगी, वापस झांसी पाकर रहूँगी। जूही बोलती है, कौन कहता है आप अकेली है महारानी? आप तो गीता पढ़ती है, फिर ये निराशा कैसी? अब गीता में लिखा है कि जब भी आप निराश हो तो और आपको सामना करने की शक्तियाँ मिलती है। आपको कभी निराश नहीं होना है, आगे बढ़ने की कोशिश करनी है। तो महारानी आप अकेली नहीं हो, आप तो डेली गीता पढ़ते हो, तो फिर निराशा क्यों छा जाती है आप पे? लक्ष्मीबाई, मैं निराश नहीं हूँ, मैं जानती हूँ कि मैं झांसी लेकर रहूँगी, लेकिन क्या तुम नहीं जानती कि उस दिन बाबा गंगादास ने मुझसे क्या कहा था? तुम्हें याद है गंगादास ने उस दिन मुझे क्या कहा था? जब तक हमारे समाज में छुआछूत और ऊंच नीच का भेद नहीं मिट जाता, जब तक लोग एक दूसरे से छूने से प्रॉब्लम होती थी, ऊंच नीच का, जो हम अमीर है आप गरीब हो, हम आपको, ये भेद है वो जब तक नहीं मिट जाता, जब तक हम विलास प्रिय का, मतलब कि हमारा जो धन संपत्ति सुख आराम है वो छोड़कर जन सेवक, जन की रक्षा में नहीं बढ़ेंगे, तब तक स्वराज्य नहीं मिल सकता। मतलब सबको मिलकर मेहनत करनी है, मेरे अकेले से कुछ नहीं हो सकता। वह मिल सकता है केवल सेवा, तपस्या और बलिदान से। कैसे मिल सकता है? तो सेवा करने से, तपस्या करने से और बलिदान देने से ही हमें झांसी वापस मिल सकती है। जूही, लेकिन महारानी, उन्होंने यह भी तो कहा था कि स्वराज्य प्राप्ति से बढ़कर है स्वराज्य की स्थापना के लिए भूमि तैयार करना। स्वराज्य वापस लेने से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है कि अपनी भूमि को स्थापित करना, स्वराज्य की नींव का पत्थर बनना। हमें ये काम सिर्फ शुरू करना है, वो भी हम शुरू कर दें तो भी हमें सफलता मिल सकती है। सफलता और असफलता देव के हाथ में है, मतलब कि भगवान के हाथ में, लेकिन नींव के पत्थर बनने से हमें कौन रोक सकता है? हम उसकी शुरुआत तो कर ही सकते हैं, वह हमारा अधिकार भी है। लक्ष्मीबाई मुस्कुरा कर बोलती है, शाबाश मेरी कर्नल, तुम लोगों से मुझे यही आशा है कि तुम हमेशा मेरी हिम्मत बढ़ाए रखो। जिस स्वराज्य की नींव तुम जैसी नारियां बनने जा रही है वह निश्चय की महान ही होगा, मतलब कुछ अच्छा ही होने वाला है। मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि वह मेरे जीवन काल में आता है या नहीं आता, मतलब झांसी है वो मैं जीवती हूँ तब तक वापस आता है कि नहीं आता वो मैं नहीं सोच रही, लेकिन मुझे इस बात का दुख अवश्य है कि हमारे पास शक्ति है फिर भी हम दुर्बल हैं। हम उसका सामना कर सकते हैं लेकिन हम फिर भी उससे दूर भाग रहे हैं। हमारे पास तात्या जैसे सेनापति भी है, तात्या टॉप था, वो बड़ा अच्छा सेनापति था, फिर भी हमारी सेना में अनुशासन नहीं है, मतलब सब एक साथ मिलजुल कर काम नहीं करते। हमारे पास ग्वालियर का किला है, मतलब कि वहाँ एक किला था राजा का, फिर भी हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? जानती हो क्यों?
जूही, जानती हूँ महारानी, हम विलासिता में डूब गए, मतलब कि हम जो अपने ऐशो आराम है उसमें डूब गए हैं। तभी मुस्कुराती हुई मुंदरा वहाँ प्रवेश आती है, मुंदर आती है। मुंदर, कौन कहता है कि हम विलासिता में डूब गए हैं? विलासिता में डूबे हैं राव साहब, हम नहीं डूबे। कौन डूबा है? राव साहब, जो राजा थे, बांद्रा के नवाब सेनापति तात्या। जूही, नहीं मुंदर, सेनापति नहीं, सेनापति जो तात्या टोप है वो तो बहुत अच्छे इंसान है। मुंदर मुस्कुराते बोली, ओह समझी, तुम तो उनका ही पक्ष लोगी। जूही दृढ़ स्वर में, मैं उसका पक्ष नहीं लेती, लेकिन जो तथ्य है, मतलब जो सत्य है, उसको छिपाया नहीं जा सकता। सरदार तात्या राव साहब को अपने तन मन का स्वामी मानते थे, मतलब उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। मुंदर, और तुम उनको अपना स्वामी मानती हो, मतलब तुम उसको अपना पति मानती हो? जूही, हाँ, मैं उनको अपना स्वामी मानती हूँ और मानती रहूँगी, लेकिन उनसे भी अधिक है, महारानी को अपना स्वामी मानती हूँ। जो महारानी लक्ष्मीबाई है उसको भी मैं अपना स्वामी मानती हूँ, और महारानी से बढ़कर मैं अपने देश को अपना स्वामी मानती हूँ, और महारानी से भी ज़्यादा मेरे लिए कोई इम्पोर्टेंट है तो है मेरा देश के लिए मैं सरदार को भी ठुकरा सकती हूँ, ठुकरा चुकी हूँ, उसको भी मैंने छोड़ दिया है। मुंदर सक पकाकर, जूही तू तो नाराज़ हो गई, मेरा यह मतलब नहीं था, मैं तो केवल इतना ही कहना चाहती थी कि जब तूने उन्हें अपना स्वामी मान लिया है तो तू उन्हें रोकती क्यों नहीं? लक्ष्मीबाई, जूही ने उन्हें रोका है मुंदर, मैं जानती हूँ। जब राव साहब ने कहने पर तात्या इसे नाचने के लिए बुलाने को आए थे तो उसने उसको बुरी तरह दुत्कार किया था, मतलब जब इसको नाचने के लिए राजमहल में बुलाया तब उसको बुरी तरह उसको दुत्कार कर दिया था कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जूही, हाँ रानी, मैं स्वराज्य के लिए नाच सकती हूँ, मैं अपने राज्य को बचाने के लिए नाच भी सकती हूँ और बराबर नाचती रही हूँ, परंतु विलासिता में डूबने के लिए अपनी कला को किसी के गले में फांसी नहीं बना सकती। जो मुझको ऐसा करने के लिए कहते हैं उनको मैं ठोकर ही मार सकती हूँ, मैंने उसको छोड़ दिया है। लक्ष्मीबाई दीर्घ निश्वास लेकर, ठोकर ही तो नहीं मार सकती जूही, यही दर्द तो हमें कचोट रहा है। अगर ठोकर मारकर हम उनकी मनोदशा दूर कर सकते तो बात ही क्या थी। अगर हम उसको बता दे कि हम स्वराज्य के लिए युद्ध छेड़ रहे हैं और वो हमारी बात समझ सके तो बात ही कहाँ दूसरी हुई। जूही, भाई साहब, मैं औरों की बात नहीं जानती, मैं दूसरों की बात नहीं जानती, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं ठोकर मारने के लिए तैयार हूँ। मुंदर, और मैं भी तैयार हूँ भाई साहब, चलो हम सब चलकर उनकी नींद हराम करते हैं। लक्ष्मीबाई, नहीं मुंदर नहीं, हम उनकी नींद हराम नहीं कर सकते, अब तो दुश्मन भी ठोकर ही उनको उस नींद से जगा सकती है, मतलब जब दुश्मन उस पर चढ़ाई करेंगे तभी वो जाग सकेंगे, हम कुछ नहीं कर सकते। जूही, दुश्मन की ठोकर, यह आप क्या कह रही है? लक्ष्मीबाई, हाँ जूही, दोस्त की ठोकर अविश्वास की खाई को और भी चौड़ा कर देती है, मतलब हम ही उसके दोस्त हैं, अगर हम ही उसको ठोकर मारेंगे तो हमारे बीच फासला बढ़ जाएगा, अविश्वास आ जाएगा। क्या तुम नहीं जानती कि हम एक दूसरे को किस दृष्टि से देखते हैं? क्या ऐसी स्थिति में मेरे कुछ कहने से शंकाओं की घटा और भी गहरा नहीं उठेगी? अगर मैं कुछ कहूँगी तो और भी हम सब दूर हो जाएंगे। मुंदर, बाई साहब ठीक कहती है, शंकाएँ अविश्वास पैदा करेंगी और उस अविश्वास से उत्पन्न निराशा को दूर करने के लिए पायल की झंकार और झनक उठेगी, फिर से नाचना पड़ेगा। श्रीखंड और लड्डुओं पर जान देने वाले ब्राह्मणों के आशीर्वाद का स्वर और तेज हो उठेगा। जो ब्राह्मण आशीर्वाद देते हैं लड्डू और श्रीखंड खाने के बाद, उसका भी स्वर है वो हमें और उठाएगा। सहसा कहीं दूर तोपों का स्वर उठता है। लक्ष्मीबाई, और जूही तू अगर तात्या को खोज सके तो तुरंत ही उन्हें यहाँ आने के लिए कहे, अगर तुझे तात्या मिल जाए तो उसे बोल कि जल्दी मेरे पास आए। जूही, खोज क्यों नहीं सकती, आपकी आज्ञा होने पर मैं उसे पाताल से भी खींच कर ला सकती हूँ, कहीं भी छुपा हो वहाँ से मैं उसको लेके आऊँगी। जाने को मूर्ति है और श्री रघुनाथ राव तेजी से प्रवेश करते हैं। वहाँ कौन आता है? रघुनाथ राव। महारानी आपने सुना? लक्ष्मीबाई, क्या रघुनाथ राव, महारानी जनरल रोज की सेना ने मुरार के पेशवा की सेना को हरा दिया। जूही काँपकर, क्या पेशवा की सेना हार गई? लक्ष्मीबाई, पेशवा की सेना हार गई, यह अच्छा ही हुआ, अब पेशवा की आंखें खुलेगी। रघुनाथ अपनी सेना को तैयार होने की आज्ञा दो, रोज ग्वालियर का किला नहीं ले सकेगा, मतलब हमें अब कहाँ जाकर चढ़ाई करनी है? ग्वालियर के किले पे जाकर। रघुनाथ, मैं जानता हूँ वह कभी नहीं ले सकेगा, मैं अभी सेना को कूच के लिए तैयार करता हूँ, युद्ध के लिए तैयार करता हूँ, केवल आपकी सूचना देने के लिए आया था।
लक्ष्मीबाई, और जूही तुम भी जाओ। सहसा बाहर देखकर, लेकिन ठहरो, शायद सेनापति तात्या इधर ही आ रहे हैं। जूही बाहर देखकर, जी हाँ, ये तो सरदार तात्या ही है। लक्ष्मीबाई, कहिए सरदार तात्या, आप आज इधर क्यों भूले पड़ गए? तात्या, भाई साहब, मैं किसी के लिए सरदार हो सकता हूँ, पर आपके लिए सेवक ही हूँ। मैं दूसरे गांव के लिए सरदार हूँ, लेकिन आपके लिए क्या हूँ? सेवक। लक्ष्मीबाई व्यंग से, इतने बड़े सेनापति को इस प्रकार एक नारी के सामने झुकते लज्जा नहीं आती? आपको शर्म नहीं आती? एक महिला के सामने आप झुक रहे हो। खैर छोड़ो इस बात को, यह तुम्हारी विनम्रता है, मतलब तुम्हारी अच्छाई है। लेकिन यह तोपों की आवाज़ कैसे आ रही है? कौन सा उत्सव मनाया जा रहा है अभी? शायद चाटुकारों के जागीर बांटना अभी ख़त्म नहीं हुआ है। तात्या, भाई साहब, आपको हमें लज्जित करने का पूरा अधिकार है। आप हमें जितना नीचा गिराना चाहो उतना गिरा सकते हो, हम इसी योग्य है। लेकिन जो कुछ हो रहा है वो आप जानती ही है। अभी जो हो रहा है वो आपको मालूम ही है। लक्ष्मीबाई, शायद ब्रह्मभोज के उपलक्ष्य के तोपें चल रही होगी। ब्राह्मणों को खाने बुलाया होगा और इसलिए उसको ये तोपें फोड़ी जा रही होगी। श्रीखंड और लड्डुओं के लिए घी शक्कर भी कमी तो नहीं पड़ी ना? ब्राह्मणों को जमाड़ रहे हो तो श्रीखंड और लड्डुओं बनाए तो घी शक्कर की कमी तो नहीं हुई ना? जूही, सरकार इस बार इनको माफ़ कर दीजिए। तात्या व्यंग होकर, भाई साहब, आप यूँ कब तक फटका रहोगी? कब तक मुझ पर गुस्सा उतारती रहोगी? लक्ष्मीबाई, तू कहती है अच्छा, लेकिन मुंदर का प्रवेश। फिर मुंदर आती है। मुंदर, सरकार सेना तैयार है। लक्ष्मीबाई, तो मैं भी तैयार हूँ। तात्या, तुमसे मुझे बहुत आशाएं थी, तुम्हारे रहते यह सब हो क्या गया? जूही, सरकार ये स्वामी भक्त है, अपने राजा का कहना मानता है। लक्ष्मीबाई, लेकिन आज हमें देशभक्तों की आवश्यकता है, कोई राजा के सिपाही की नहीं। खैर, अब कुछ भी नहीं बिगड़ा, अब भी बहुत कुछ किया जा सकता है, अभी भी हमारे पास समय है। तात्या, इसलिए तो आया हूँ भाई साहब, आप जो कहेंगी मैं वैसा करूँगा, जो योजना बनाएंगे उसी पे ही चलूँगा। लक्ष्मीबाई, तो जाओ, तलवार संभाल लो। नुपुरों की झंकार के स्थान पर तोपों का गर्जन होने दो। भूल जाओ राग रंग, याद रखो हमें स्वराज्य लेना है, हमें रणभूमि में मौत से झुकना है, मतलब कि मौत को हराना है और हमें जीतना है। तात्या, महारानी आपकी जय हो, मैं युद्ध के लिए तैयार होकर आया हूँ, मैं तैयारी हूँ। लक्ष्मीबाई, जानती हूँ, लेकिन सेनापति, इस बार यह याद रखना कि यदि दुर्भाग्य से विजय न मिल सकी तो तुम्हें सेना और सामग्री दोनों को दुश्मन के घेरे से निकाल कर ले जाना है। अगर हम हार गए तो दूसरे जो लोग हैं, सेना है, और दूसरे जो दुश्मन है उससे दूर निकलकर भाग जाना है। तात्या, ऐसा ही होगा। लक्ष्मीबाई, तात्या, मेरा मन कहता है कि यह मेरे जीवन का अंतिम युद्ध है, मतलब उसके बाद मैं कोई युद्ध नहीं खेल पाऊंगी। जीत हो या हार, मुझे किसी बात की चिंता नहीं है। चिंता केवल इस बात की है कि हमारी वीरता कलंकित न होना पाए, मतलब कि हम ऐसा ना सोचे लोग कि इसमें भाग गए सेनापति और सब कोई। तात्या, भाई साहब, वीरता आपको पाकर धन्य है, आपके रहते कलंक हमारी छाया को भी नहीं छू सकेगा। आज्ञा दीजिए, प्रणाम। लक्ष्मीबाई, प्रणाम तात्या, मैं सीधी युद्ध भूमि में जा रही हूँ, देर न लगाना, जल्दी आ जाना। मुंदर, सरकार, आज मैं बराबर आपके साथ रहूँगी। जूही, और मैं तोप खाना संभालूंगी। लक्ष्मीबाई, और हम सब मिलकर या तो स्वराज्य प्राप्त करेंगे या तो स्वराज्य की नींद का पत्थर बनेंगे, मतलब का तो हम मृत्यु को पामेंगे और या तो हम स्वराज्य का सबसे पहला जो युद्ध है उसकी स्थापना करेंगे। हर हर महादेव। तीनों हर हर महादेव का उद्घोष करती है और पृष्ठभूमि में यही उद्घोष उभर कर आता है, जो मंच का प्रकाश धुंधलाते न धुंधलाते सभी छा जाता है। फिर धीरे धीरे शांति छाने लगती है, प्रकाश उभरने लगता है और पृष्ठभूमि में गीता पाठ का स्वर उठता है। यहाँ हमारा ये चैप्टर है वो ख़त्म होता है। महारानी लक्ष्मीबाई और उसकी साथियाँ थी, वो सब युद्ध खेलने जा रही थी। उसने वचन लिया था, या तो हम मर जाएंगे और जो हमारे नींव की स्थापना हम करेंगे, या तो जीतकर वापस आएंगे। शब्दार्थ और टिप्पणी देखते हैं। प्रलय मतलब सृष्टि का विनाश, ऐशो आराम मतलब विलास प्रियता, प्रतिज्ञा मतलब प्रण, दुत्कारना मतलब धित्कारना, स्वराज्य मतलब अपना राज्य, व्यर्ग मतलब आतुर, रंगराना मतलब गाना बजाना, रणभूमि मतलब लड़ाई का मैदान, अंकित मतलब निशान लगा हुआ, उत्तेजित मतलब भड़का हुआ। आगे देखते हैं मुहावरे।
उड़ जाना मतलब किसी को बात को मनवाने की जिद करना। थपेड़े मारना मतलब समस्याओं का तेजी से उभरना, एक के बाद एक समस्या आती जा रही है। हाथ से निकल कर जाना मतलब उसके बस में न रहना। भूमि तैयार करना मतलब आधार बनना। नींव का पत्थर बनना मतलब किसी खास कार्य की शुरुआत करना। नींद हराम करना मतलब गहरी चिंता में डाल देना। पाताल से खींच लाना मतलब किसी इच्छित चीज को कहीं से ढूंढ लाना। आंखें खुलना मतलब सजाग होना। मौत से जुड़ना मतलब साहस से मौत का सामना करना। अब स्वाध्याय देखते हैं। 1-2 वाक्य में उत्तर दीजिए। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। रानी लक्ष्मीबाई की चिंता का कारण क्या था? रानी लक्ष्मीबाई की चिंता का कारण क्या था? आंसर लिखिए। रानी लक्ष्मीबाई की चिंता का कारण था कि बहुत प्रयत्न करने के बाद भी स्वराज्य उनके हाथ में नहीं आ रहा था। फिर से रिपीट करती हूँ। रानी लक्ष्मीबाई की चिंता का कारण था कि बहुत प्रयत्न करने के बाद भी स्वराज्य उनके हाथ में नहीं आ रहा था। सेकेंड क्वेश्चन है, बाबा गंगादास ने रानी लक्ष्मीबाई से क्या कहा था? बाबा गंगादास ने रानी लक्ष्मीबाई से क्या कहा था? तो आंसर लिखिए। बाबा गंगादास ने रानी लक्ष्मीबाई से कहा था कि समाज में छुआछूत, अल्पविराम उच्च नीच और विलासप्रियता के होते हुए हमें स्वराज्य नहीं मिल सकता। स्वराज्य केवल सेवा अल्पविराम तपस्या और बलिदान से ही मिल सकता है। रिपीट करती हूँ। बाबा गंगादास ने रानी लक्ष्मीबाई से कहा था कि समाज में छुआछूत, उच्च नीच और विलासप्रियता होते हुए हमें स्वराज्य नहीं मिल सकता। स्वराज्य केवल सेवा, तपस्या और बलिदान से ही मिल सकता है। तीसरा प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई ने क्या प्रतिज्ञा की थी? रानी लक्ष्मीबाई ने क्या प्रतिज्ञा की थी? तो आंसर लिखिए। रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी को फिर से जीत लेने की प्रतिज्ञा की थी। फिर से बोलती हूँ। रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी को फिर से जीत लेने की प्रतिज्ञा की थी। फोर्थ क्वेश्चन है, जूही सेनापति तात्या का पक्ष क्यों लेती थी? आंसर लिखिए। जूही सेनापति तात्या का पक्ष लेती है क्योंकि वह उससे प्रेम करती है। फिफ्थ वाला, तात्या रानी लक्ष्मीबाई के सामने लज्जित क्यों हो उठे? तात्या रानी लक्ष्मीबाई के सामने लज्जित क्यों हो उठे? आंसर लिखिए। रानी लक्ष्मीबाई ने तात्या को
सरदार कहकर संबोधित किया। सरदार कहकर संबोधित किया। रानी के मुंह से अपने लिए यह संबोधन सुनकर तात्या लज्जित हो गया। फिर से देखते हैं। रानी लक्ष्मीबाई ने तात्या को सरदार कहकर संबोधित किया। रानी के मुंह से उनके लिए यह संबोधन सुनकर तात्या लज्जित हो गया। क्लियर? अब है 5-6 वाक्य में उत्तर दीजिए। तो उसमें फर्स्ट है, मार्ग में हिमालय अड़ने, डरावनी लहरों से थपेड़े मारने और नाविकों के सो जाने से क्या अभिप्राय है? तो आंसर लिखिए। रानी लक्ष्मीबाई को अपनी प्यारी झांसी शत्रुओं के हाथ में चले जाने का दुख है। फुल स्टॉप। स्वराज्य की मंजिल हर बार पास आकर दूर चली जाती है। रानी स्वराज्य को पास आते हुए देखती है। रानी स्वराज्य को पास आते हुए देखती है, पर तभी हिमालय जैसी बाधाएं उनके मार्ग में आ जाती है। फुल स्टॉप। जब वे इन बाधाओं को पार करती है तो मुसीबतों का महासागर आ जाता है। जब वे उन्हें पार करती है तो उनके साथी सो जाते हैं। ये नाविक है विलास में डूबे हुए उनके साथी सेनापति तात्या अल्पविराम राव साहब बांद्रा के नवाब आदि। रिपीट करती हूँ। रानी लक्ष्मीबाई को अपनी प्यारी झांसी शत्रुओं के हाथ में चले जाने का दुख है। स्वराज्य की मंजिल हर बार पास आकर दूर चली जाती है। रानी स्वराज्य को पास आते हुए देखती है, पर तभी हिमालय जैसी बाधाएं आ जाती है। जब उस बाधाओं को पार करती है तो मुसीबतों का महासागर आ जाता है, और जब ये मुसीबतें पार करती है तो नाविक सो रहे हैं। मतलब कि ये नाविक है वो विलास में डूब गए हैं। उनके साथी सेनापति तात्या राव साहब और बांद्रा के नवाब आदि। दूसरा सवाल देखते हैं। रानी लक्ष्मीबाई देशभक्ति की एक अद्भुत मिसाल थी, समझाइए। रानी लक्ष्मीबाई देशभक्ति की एक अद्भुत मिसाल थी, समझाइए। तो आंसर लिखिए। रानी लक्ष्मीबाई हमारे इतिहास का एक अत्यंत तेजस्वी चरित्र है। स्वराज्य ही उनका अंतिम लक्ष्य है। इसके लिए वे बड़े से बड़ा बलिदान दे सकती है। स्वराज्य की नींव बनने में ही
जीवन की सार्थकता मानती है, जीवन की सार्थकता मानती है। उनके राग रंग से सख्त नफरत है, उनके राग रंग से सख्त नफरत है। उन्हें यही चिंता है कि स्वराज्य के लिए लड़ रहे उनके सैनिकों की वीरता कलंकित न हो पाए। सचमुच रानी लक्ष्मीबाई देशभक्ति की एक अद्भुत मिसाल थी। रिपीट करती हूँ, रानी लक्ष्मीबाई हमारे इतिहास का एक अत्यंत तेजस्वी चरित्र है। स्वराज्य ही उनका अंतिम लक्ष्य है। इनके लिए वे बड़े से बड़ा बलिदान दे सकती है। स्वराज्य की नींव बनने में ही जीवन की सार्थकता मानती है। उनके राग रंग से सख्त नफरत है। उन्हें यही चिंता है कि स्वराज्य के लिए लड़ रहे उनके सैनिकों की वीरता कलंकित न हो। और सचमुच रानी लक्ष्मीबाई देशभक्ति की एक अद्भुत मिसाल थी। थर्ड देखते हैं, स्वराज्य की नींव शीर्षक कहाँ तक सार्थक है। प्रस्तुत एकांकी के लिए कोई अन्य शीर्षक दीजिए। तो आंसर लिखिए, सन 1857 का सैनिक विद्रोह भारत का प्रथम स्वतंत्र संग्राम माना जाता है। उसमें झांसी की रानी लक्ष्मीबाई अल्पविराम जूही अल्पविराम मुंदर अल्पविराम तात्या टोप अल्पविराम रामचंद्र तथा रघुनाथ राव आदि ने अपनी अनोखी देशभक्ति का परिचय दिया था। ये सब अपना बलिदान देकर स्वराज्य की नींव का पत्थर बन गए। बाद में इस एकांकी के पात्रों के न्याय, तपस्या और बलिदान की नींव पर भारत की आज़ादी की इमारत खड़ी हुई है। इसलिए इस एकांकी का शीर्षक स्वराज्य की नींव बिल्कुल सार्थक है। इसके अन्य शीर्षक ये हो सकते हैं कि स्वराज्य की आधारशिला और आज़ादी के वे परवाने। पूरा आंसर फिर से रिपीट करती हूँ। सन 1857 का सैनिक विद्रोह भारत का प्रथम स्वतंत्र संग्राम माना जाता है। उसमें झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, जूही, मुंदर, तात्या टोप, रामचंद्र तथा रघुनाथ राव आदि ने अपनी अनोखी देशभक्ति का परिचय दिया था।
ये सब अपना बलिदान देकर स्वराज्य की नींव का पत्थर बन गए। बाद में इस एकांकी के पात्रों के न्याय, तपस्या और बलिदान की नींव पर ही भारत की आज़ादी की इमारत खड़ी हुई है। इसलिए इस एकांकी का शीर्षक स्वराज्य की नींव बिल्कुल सार्थक है। इसे अन्य शीर्षक ये दे सकते हैं कि स्वराज्य की आधारशिला और आज़ादी के वे परवाने। और अब 4th क्वेश्चन है, वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे। यहाँ तक रखते हैं। आपकी फेयर बुक कंप्लीट करके रखना, राइटिंग अच्छी करना और फ़ोटो अच्छी तरह भेजना, जिस वजह से मैं आपकी गलती देख सकूँ। और इसमें कुछ समझ में नहीं आया तो आप लेक्चर ख़त्म होने के बाद पूछ सकते हैं। थैंक यू।